दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमने जहां पिछला एपिसोड छोड़ा था, यह एपिसोड हम वहीं से शुरू करते हैं। हमने कहा था कि भारत सहित विभिन्न देशों की सरकारें जब तक अपनी पॉलिसीज़ में कोई विशेष बदलाव नहीं करती, तब तक इस विश्व स्तरीय मंदी से पार पाना कठिन है। हालांकि पिछले महीने तक हमें ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं मिले जिनसे लोहा बाजार में सुधार की उम्मीद जगती, लेकिन सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते से ही कुछ एक छोटे छोटे संकेत दिखाई दिए, जिनकी वजह से न सिर्फ लोहा बाजार में पिछले 3 महीनों से चल रहे रेटों का फ्री फॉल रुका, बल्कि आने वाले 1-2 महीनों में रेटों में सुधार की उम्मीद भी जगी। इस एपिसोड में हम इन्हीं संकेतों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी कि आज का यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड ने। उत्तर भारत के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना में स्थित यह कंपनी अपने विश्व स्तरीय कार्बन व एलॉय स्टील फोर्ज्ड कंपोनेंट्स के लिए जानी जाती है। कंपनी को अपने सेगमेंट से जुड़े लगभग सभी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हासिल हैं। अपनी स्टेट ऑफ आर्ट फोर्ज शॉप, प्रेस शॉप, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ व अत्याधुनिक टेस्टिंग लेबोरेटरी से सुसज्जित यह कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवेज, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट व अन्य कई सेगमेंट्स में अपनी सेवाएं दे रही है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टैफे, डैम्बलर, इसुजू जैसी नामी गिरामी ओईएम्स इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। और तो और कंपनी की उपस्थिति केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि इनके विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स कई विकसित देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स श्री राजन मित्तल व प्रमोद गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व और 600 से ज़्यादा डेडिकेटेड वर्कफोर्स की बदौलत कंपनी ग्रोथ की फास्ट लेन में है। और खुशी की बात यह है कि फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का आईपीओ कल यानी कि 26 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरी मौका है। Forge Auto International SME issue. Share priced at rupees 108. IPO opens on the 26th of September and closes on the 30th of September. Read the disclaimer in the letter of offer. कंपनी की विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.failtd.com पर जा सकते हैं या फिर यहाँ दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। इस महीने सबसे पहला पॉजिटिव साइन आया 12 सितंबर को, जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। इस कटौती के केवल 6 दिन बाद ही 18 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने भी 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कटौती की। फेडरल रिजर्व के इस फैसले का विश्व भर में व्यापक व सकारात्मक असर पड़ा और अधिकतर मेटल स्टॉक्स में उछाल देखा गया। भारत में भी जहां पिछले 3 महीनों से लगातार गिरावट जारी थी, वह सिलसिला 18 सितंबर के बाद टूटा और जून के बाद पहली बार लोहे के रेटों ने ऊपर का रुख किया। यूरोप व यूएस के सेंट्रल बैंक्स द्वारा ब्याज दर घटाने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अपने यहाँ सुस्त पड़ी मांग के चलते चाइना का सेंट्रल बैंक भी अपनी 20 सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरें कम करेगा। हालांकि चाइना ने फिलहाल ऐसा न करके सबको चौंकाया है, लेकिन यह धारणा बहुत प्रबल है कि चाइना भी जल्दी ही न सिर्फ अपने यहाँ ब्याज दरें कम करेगा, बल्कि अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था संभालने हेतु चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज भी देगी। चाइना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना काफ़ी मुश्किल है कि सरकारी सहायता का फ़ायदा उसे कब और कितना मिलेगा, लेकिन प्रस्तावित सहायता की उम्मीदों के चलते वहाँ के सेंटिमेंट्स में ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट के चलते वहाँ के आयरन ओर के रेटों में थोड़ा बहुत सुधार देखा जा रहा है। अक्टूबर में आयरन ओर के रेट सितंबर से बेहतर रहने की प्रबल उम्मीद है। विश्व भर में ब्याज दरें कम होने का मौसम अब शुरू हो चुका है और हम इस बात पर यकीनन उम्मीद रख सकते हैं कि भारत का आरबीआई भी चंद दिनों में ब्याज दरें कम करने का फैसला लेगा। और आरबीआई का यह फैसला भारतीय बाजारों को सीधे रूप से प्रभावित करेगा। भारत में ब्याज दरें कम होने से जो सकारात्मक असर जब दिखेगा तब दिखेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ एक नकारात्मक कारण की वजह से भी बाज़ार में रेट बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। यह नकारात्मक कारण है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक बार फिर भारी संकट से गुजर रहा है। फंड्स की कमी से जूझ रहे वीएसपी की हालत इतनी गंभीर है
कि उसके पास जीएसटी जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सरकार ने अभी हाल ही में वीएसपी को 500 करोड़ सैंक्शन किए हैं ताकि वह जीएसटी जमा करने के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ के पीएफ का भुगतान कर सके और अपने वेंडर्स की कुछ पेमेंट्स भी रिलीज़ कर सके। वीएसपी की 3 ब्लास्ट फर्नेसेस में से 2 बंद हो चुकी हैं और तीसरी भी बंद होने की कगार पर है। इस समय वीएसपी का प्रतिदिन का उत्पादन केवल 5000 टन से भी कम रह गया है, जबकि उसकी क्षमता 21,000 टन प्रतिदिन की है। यह 5000 टन प्रतिदिन का उत्पादन भी कितने समय चलता है, इस बात पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि वीएसपी से स्टील आना लगभग बंद हो गया है और यह सप्लाई शॉर्टेज की परिस्थिति अन्य प्राइवेट प्लेयर्स को सूट करती है। और तो और भारत के एक और बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जेएसपीएल का वायर रॉड यूनिट भी कुछ अनचाहे कारणों की वजह से अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल पा रहा है। वर्तमान में जेएसपीएल अपनी 50,000 टन प्रति माह की वायर रॉड कैपेसिटी का मात्र 60 से 70% तक ही उत्पादन कर पा रहा है। और तो और जेएसपीएल 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक शटडाउन भी ले रहा है। इन सभी कारणों के चलते पिछले 2 हफ्तों में लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट में शॉर्टेज की स्थिति बनी है। ऐसे में ज़्यादातर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ने वायर रॉड व टीएमटी के रेटों में 1000 से 1500 की वृद्धि तत्काल रूप से कर दी है और जिन्होंने नहीं की है वह अक्टूबर महीने के शुरुआत में करने जा रहे हैं। इन सभी कारणों के अलावा दुनिया के मध्य में एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। अभी एक युद्ध खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक के बाद एक देश नफरत की अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से शुरू हुआ पागलपन फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान और अब लेबनान तक में फैल चुका है। इस बढ़ रहे पागलपन में अमेरिका न सिर्फ इनडायरेक्टली शामिल है बल्कि बराबर का दोषी भी है। विश्व में बढ़ रहे युद्ध के दायरे में हमारा बाजार किस तरह से प्रभावित होगा इस पर अभी कोई टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि व्यापक स्तर का युद्ध बाजारों में खास करके लोहा बाजार में किस तरह से तबाही ला सकता है। बहरहाल चाहे गिरती हुई ब्याज दरें हो या वीएसपी का तकरीबन बंद होना या फिर विश्व में बढ़ता हुआ युद्ध का संकट, यह सभी फैक्टर्स लोहा बाजार में एक बार फिर से रेट बढ़ने का कारण बन सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि चाइना से बढ़ रहे स्टील इंपोर्ट का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और भारत का स्टील इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर इंपोर्ट फ्लैट स्टील का होता है और जिस वजह से फ्लैट स्टील के रेट अभी भी दबाव में हैं। लेकिन लॉन्ग प्रोडक्ट्स के कुछ एक सेगमेंट्स जैसे कि वायर रॉड और टीएमटी शॉर्टेज की स्थिति की वजह से प्राइस प्रेशर से मुक्त हो चुके हैं। बाजारों में रौनक लौटना अच्छी बात है और स्टील से जुड़े होने के नाते हम भी चाहते हैं कि बाजारों में रौनक लौटे, लेकिन हमारी मनोकामना है कि यह रौनक ब्याज दरें घटने और लोहे की डिमांड बढ़ने जैसे सकारात्मक कारणों की वजह से लौटे, ना कि किसी स्टील प्लांट के बंद होने या फिर किसी युद्ध जैसे नकारात्मक कारणों की वजह से। दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और शेयरिंग के माध्यम से लोहे की बात लोहे वालों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।